वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न आधारों पर हमने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को समझाया था। आपको समराइज कर देते, दोबारा से एक बार बता दें संक्षिप्त रूप में। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को हमने निम्न प्रकार से परिभाषित किया, निम्न प्रकार से एक्सप्लेन किया। जैसे हमने बात की थी, पहली बात की थी ऑक्सीजन के संयोग और निष्कासन के आधार पर। दूसरी बात की थी हमने हाइड्रोजन के संयोग और निष्कासन के आधार पर। तीसरी बात की थी हमने धन विद्युत तत्व के संयोग और निष्कासन के आधार पर। चौथी बात की थी हमने ऋण विद्युत तत्व के संयोग और निष्कासन के आधार पर। पांचवी बात की थी हमने इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। 5 प्रकार से हमने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को समझाने का प्रयास किया। किस किस के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को समझाने का प्रयास किया है? एक तो हमने बात की ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के संयोग या निष्कासन के आधार पर। एक हमने बात की हाइड्रोजन के संयोग या निष्कासन के आधार पर। एक हमने बात की थी धन विद्युती तत्व के संयोग और निष्कासन के आधार पर। नेक्स्ट हमने बात की थी ऋण विद्युती तत्व के संयोग और निष्कासन के आधार पर। नेक्स्ट की थी हमने इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, आदान प्रदान के आधार पर। तो इस प्रकार हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को समझाने का प्रयास किया। आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन का सम्मिलित रूप, ऑक्सीकरण अपचयन का सम्मिलित रूप, जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी हो रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, उन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इन अभिक्रियाओं को जानते हैं हम किसके नाम से? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से। किसके नाम से जानते हैं इनको? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से। तो आज डिस्कस करेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया ये क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। परिभाषा क्या है इनकी? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएंगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगी। अब यहाँ पर 2 टेक्निकल टर्म्स हो रहे हैं हमारे पास, उनको और एक्सप्लेन करूँगा मैं। और एक तो हमारे पास है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। वे पदार्थ जिनका
अपचयन होता है, वे पदार्थ जिनका क्या होता है, अपचयन होता है। और नेक्स्ट है अपचायक। क्या कहलाता है, अपचायक, इसको बोलते हैं रिडक्टेंट। तो वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है, जिनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये दो परिभाषा हो रहा है हमारे पास, एक तो ऑक्सीकारक की यानी कि वे पदार्थ जिनका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और वे पदार्थ जिनका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिनका अपचयन होता है वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक, और जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है वो कहलाते हैं अपचायक। ध्यान रहे, अपोजिट है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर हमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फला अभिक्रिया के अंदर, रेडॉक्स अभिक्रिया निम्न इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकारक और अपचायक को पहचानिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको डिस्कस करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के ना। तो परिभाषा बता दी, उसके अलावा हमने दो टेक्निकल टर्म्स थी वो बता दी हमने कि क्या होता है। एक ही जो ऑक्सीकरण जो होता है ना, इसको उपचयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन। कई बार आपको लिखा मिलता है ऑक्सीकरण की जगह क्या मिलता है, उपचयन। तो ये जो है ना हमारे पास, ये समान ही बात है। उपचयन, अपचयन नहीं, उपचयन। अपचयन अलग हो जाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अलग है। और उपचायक, अब यहाँ पर उपचायक शब्द है तो जिसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं ना, ऑक्सीकारक, वो क्या कहलाता है, उपचायक। उपचायक क्या कहलाता है, उपचायक, यानी कि जिसका अपचयन होता है वो कहलाता है उपचायक। अक्सर हमारे पास क्वेश्चन आता है ऑक्सीकारक की पहचानिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको टेक्निकल टर्म्स में कोई डिफरेंस मिलता है तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण जो है उसी को क्या कहते हैं, उपचयन बोलते हैं, ठीक। और ऑक्सीकारक है उसे क्या बोलते हैं, उपचायक। और अपचायक अलग है, उपचायक और अपचायक जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो अब हम इसको रेडॉक्स अभिक्रिया को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत शानदार एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ आ जाएगी बात आपको। क्योंकि हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की जो डेफिनेशन है, उस कॉन्सेप्ट है, उसको तो समझ चुके अब तक। और जब जिसको ऑक्सीकरण अपचयन आता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया आसानी से कर लेता है, या रेडॉक्स अभिक्रिया को आसानी से समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का, भाई बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करा रहे हैं हम। एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, कार्बन से करा रहे हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखेगा यहां पर, ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो रेडॉक्स अभिक्रिया का। किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल, हम यहां पर देखेंगे जिंक ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल रहा है। ये जो जिंक ऑक्साइड है किस में बदल रहा है, जिंक में। यानी कि यहां पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन निष्कासन हो रही है। और हमने आपको बताया था जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन। हमने एक ये भी बात बताई थी आपको, जब ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन होता है तो भी क्या कहलाता है, अपचयन। तो या तो हम ऑक्सीजन के आधार पर इसको देख लेते हैं या फिर ऋण विद्युत तत्व के आधार पर देख। तो जिंक ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन निकलेगी तो किस में बदल जाएगा, जिंक में। चूंकि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है तो यह अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन। क्या कहलाएगी, अपचयन। जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन पर। कार्बन किस में कन्वर्ट रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब यहां देखिए कार्बन से क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। हमने आपको पहले परिभाषित किया था या परिभाषित करवाया था ऑक्सीकरण के बारे में कि जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। चूंकि यहां पर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है,
तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन। तो यहां पर हमारे पास सीधी सीधी बात आ रही है, दो बात आ रही है कि जिंक ऑक्साइड का तो क्या हो रहा है? अपचयन, और कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक, यहां पर जिंक ऑक्साइड का अपचयन जिंक में हो रहा है, पहली बात। नेक्स्ट, कार्बन का ऑक्सीकरण कार्बन मोनोऑक्साइड में हो रहा है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। अब हमने कहा दो चीजें बताई थी, एक तो ऑक्सीकारक और एक अपचायक बताया हमने। तो इस अभिक्रिया के अंदर अगर हम देखें कि ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है, तो ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक के लिए हमने क्या बोला था? जिसका अपचयन होता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक। तो यहां पर अपचयन किसका हो रहा है भाई? अपचयन किसका हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का। तो यहां ऑक्सीकारक क्या है? जिंक ऑक्साइड। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं अपचायक। किसकी बात कर रहे हैं? अपचायक की। अब देखिएगा, अपचायक के लिए हमने क्या कहा था? जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक। अब यहां पर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? कार्बन का। तो यहां पर कार्बन क्या है हमारे पास? अपचायक। कार्बन क्या है? अपचायक। अच्छा, इसको एक दूसरा नाम बताया था हमने, उपचायक या ऑक्सीकारक। तो उपयुक्त अभिक्रिया के अंदर हमारे पास जिंक ऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक है और अपचायक है जो क्या है? कार्बन है। यहाँ जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार हमने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये समझाने का प्रयास किया रेडॉक्स अभिक्रिया को, कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही है, अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। और टेक्निकल टर्म्स जो बताई थी हमने ऑक्सीकारक और अपचायक, उसको भी हमने समझाने का प्रयास किया आपको। और यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसको भी समझाने का प्रयास किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया का, वो ले रहे हैं जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से। Zn प्लस CuSO4। जिंक की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं हम? कॉपर सल्फेट से। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा हमारे पास? ZnSO4 प्लस कॉपर। आपको बताइए, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया था हमने एक बार, आपको याद आ रहा हो तो। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया का क्या है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व, ये कम अभिक्रियाशील तत्व। अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, क्या बना लेगा? ZnSO4 प्लस कॉपर। कॉपर को आउट कर देता है। हम वो विस्थापन अभिक्रिया थी। यहाँ पर हम इसके बारे में किसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, कि भाई ये किस प्रकार ये रेडॉक्स अभिक्रिया, किस प्रकार इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हो रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। किसके आदान प्रदान के आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर हम ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में बताएंगे। तो हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन निष्कासित होता है तो ऑक्सीकरण होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है तो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है या संयोग हो रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण, और जब ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है तो क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये देख लेते हैं। ये जो जिंक है यहाँ उदासीन अवस्था में, तो Zn की जो संयोजकता है वो क्या है हमारे पास? यहाँ 0। इधर कॉपर की बात करें तो कॉपर की संयोजकता क्या है हमारे पास? 2। किसमें है? +2। किसमें संयोजकता है? +2। इधर देखेगा भी यहाँ पर जिंक Zn जो है उसकी संयोजकता कितनी है? कितनी है हमारे पास? +2 में। किसमें संयोजकता है? +2 में। कैसे? अभी बताऊंगा मैं आपको। और ये कॉपर उदासीन परमाणु, तो यहाँ पर कॉपर की कितनी है हमारे पास? 0। क्या है? 0। देखो, ये तो सीधी बात है, उदासीन परमाणु है जिंक, 0। यहाँ ये कॉपर सल्फेट है Cu2 प्लस और SO4 2-। इस प्रकार तो बना ही है हमारे पास। ये 2 इधर गया, 2 इधर गया, तो CuSO4। तो यहाँ पर कॉपर की क्या होगी? +2 होगी कि नहीं हो गई है? ठीक।
इधर देखते हैं हम, ये जो इसका निर्माण है वो है Zn2+ और SO4 2-, ये 2 इधर गया और ये 2 इधर गया, ठीक है, विपरीत संयोजकता चली जाती है और बराबर में है तो क्या है, कट जाएंगे तो ZnSO4 ये बना। अब यहाँ पर क्या है, जिंक क्या है +2 में और यहाँ पर क्या है 0 में, यहाँ कॉपर क्या है +2 में और यहाँ पर कॉपर क्या है 0 में। अब हमें एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है यहाँ पर, तो Zn जो होता है ना Zn, वो तो किस में बदल रहा है Zn2+ में, और यहाँ पर कॉपर जो है 2+ से किस में बदल रहा है, कॉपर में। ये तो प्रक्रिया हो रही है। अब हमने कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो Zn2+ बनाएगा, तो Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन निकला। इधर कॉपर जो है हमारे पास उदासीन परमाणु बदल रहा है, +2 संयोजकता से उदासीन में बदल रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे तभी तो ये है किस में बदला होगा, कॉपर में, उदासीन में। अब हमने ये बात कही आपसे कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक, अब देखिएगा, सॉरी, ग्रहण किया जाता है तो क्या कहलाता है, अपचयन, और त्यागा जाता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ जिंक जो हो त्याग रहा है तो ये तो क्या है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीकरण। इधर हमारे पास ये देखो, इसका कॉपर जो ग्रहण कर रहा है तो ये क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहला रहा है, अपचयन। तो देखिएगा ओवरऑल हम बात करें तो जिंक जो है, जिंक ZnSO4 में बदल रहा है, तो जिंक जो ZnSO4 में बदल रहा है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक, और कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर में बदल रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। तो ओवरऑल हम देखते हैं यहां पर जिंक का ऑक्सीकरण ZnSO4 में, ZnSO4 में, और CuSO4 का अपचयन किस में हो रहा है, Cu में। अब हमने आपको 2 टेक्निकल टर्म्स बताए थे, एक तो ऑक्सीकारक बताया था, एक बताया था अपचायक। तो यहां पर ऑक्सीकारक और अपचायक, जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है, अपचयन, तो ये तो क्या है, CuSO4 तो क्या है, ऑक्सीकारक। और चूंकि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या कहलाता है, अपचायक। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का। तो यहाँ पर अपचायक क्या है हमारे पास, Zn। अपचायक क्या हो गया हमारे पास, Zn। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर हमने ये बताया था कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया चलती है। ये हमारे पास अभिक्रिया जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना लिया इसने। ठीक, अब यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है जिंक सल्फेट में, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का अपचयन हो रहा है कॉपर में। कैसे हो रहा है, इसके लिए हमने थोड़ा सा अभी इसको देखा कि जिंक जो है हमारे पास 0 अवस्था में, और यहाँ पर कॉपर जो है हमारे पास 2+ अवस्था में, जैसा कि सूत्र द्वारा समझाया हमने आपको। यहाँ पर ZnS4 में जिंक क्या है, 2+ अवस्था में, जैसा कि सूत्र द्वारा समझाया, और कॉपर स्वतंत्र है तो कॉपर क्या है यहाँ पर 0 अवस्था में। यहाँ पर इनको हमने ऐसे लिखा कि Zn जो है वो क्या है, Zn जो है वो जिंक सल्फेट के अंदर बदल रहा है, तो Zn से Zn2+ बन रहा है, और यहाँ पर कॉपर 2+ से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो यहाँ आप देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पर निष्कासन हो रहा है, जिसके कारण क्या है, यहाँ प्लस संयोजकता बढ़ रही है, धनात्मक संयोजकता बढ़ रही है। जब धनात्मक संयोजकता बढ़ती है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं +2 जो है, +2 से क्या है, 0 पर आ रहा है, यानी कि धनात्मक संयोजकता में कमी आ रही। और धनात्मक संयोजकता में कमी आने का मतलब क्या होता है, अपचयन। धनात्मक संयोजकता कमी या ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो यहाँ पर कॉपर का जो है, कॉपर 2+ का क्या हो रहा है, कॉपर में क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन। तो इधर देखिएगा जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण।
कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन। जिंक का ऑक्सीकरण जिंक सल्फेट में, कॉपर सल्फेट का अपचयन कॉपर में। अब यहाँ ऑक्सीकारक क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट, यानी कि जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक और जिसका अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर सल्फेट का, तो ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। अपचायक यानी कि जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का, तो जिंक क्या हो गया, अपचायक। बात समझ आई। और भी हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू और हम समझा सकते हैं आपको आगे भी। तो इस प्रकार एक और एग्जाम्पल है, जैसे लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से कराई, किससे कराई जाए, कार्बन से कराई जाए लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया। तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं रेडॉक्स अभिक्रिया का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं आपको, तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं लेड ऑक्साइड की। PbO की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, कार्बन से करा रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, Pb प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन होकर किस में बदल रहा है, Pb में। कार्बन का संयोग हो रहा है और किस में बदल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है तो क्या कहलाएगा, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। अब यहाँ पर हम बात करें, नोट करते हैं यहाँ पर क्या बात करते हैं, PbO का ऑक्सीकरण, PbO का ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, Pb में। PbO का ऑक्सीकरण है, PbO का अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन। PbO का अपचयन किसके अंदर हो रहा है, Pb में। और यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब यहाँ पर ऑक्सीकारक या उपचायक और अपचायक, ये कौन कौन से हैं, तो ऑक्सीकारक या उपचायक जिसका अपचयन हो रहा है, और जिसका अपचयन हो रहा है किसका हो रहा है, Pb होती है, तो क्या है हमारे पास, PbO। ये तो क्या है, ऑक्सीकारक। और यहाँ पर कार्बन क्या है, अपचायक। कार्बन क्या है, अपचायक, क्योंकि कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट आ गए। अब एग्जाम के अंदर कैसे भी पूछा जाए रेडॉक्स अभिक्रिया का, एग्जाम्पल पूछा जाए रेडॉक्स अभिक्रिया का, अपचयन ऑक्सीकरण पूछा जाए, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकारक अपचायक का नाम पूछा जाए, तो आप इजी वे में बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन अपचायक है, कौन ऑक्सीकारक है। ठीक है, इस तरह से आप समझा सकते हैं, विद एग्जाम्पल समझा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो अभिक्रिया जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे, उसके अंदर हम नेक्स्ट बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम अमल क्षार के अंदर भी बता चुके थे, लेकिन दोबारा बता रहे हैं आपको हम यहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के गुणों को समाप्त कर देते हैं, और संगत लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो वो एक दूसरे के गुणों को समाप्त कर संगत लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान
अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया कर एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर संगत लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। संगत लवण एवं जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण। यानी कि हम मॉडल के रूप में लिख सकते हैं अम्ल प्लस क्षार तीर के निशान संगत लवण। संगत लवण का मतलब यहाँ तात्पर्य ये है कि भाई अम्ल और क्षार का अनुसार लवण बनेगा। जैसा अम्ल होगा वैसे क्षार को वैसे उसका लवण बनेगा। प्लस में जल। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे HCl प्लस NaOH। तीर का निशान क्या बना है हमारे पास? NaCl प्लस H2O। ये सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार है। ये तो अम्ल है और ये क्षार है। ये लवण बन गया सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक बोलते हैं जिसको, और ये जल बन गया। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल जैसे हमारे पास H2SO4 प्लस NaOH, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? Na2SO4 प्लस H2O, ये बन जाएगा। अब बैलेंस के लिए हमारे पास 2 लगा दें यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार ये है वगैरह। और भी यहाँ पर क्या लग जाएगा? 4 लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ? 4 लग जाएगा। 4 ही लगेगा ना, 2 हाइड्रोजन इधर उधर, 4 हाइड्रोजन, सही है, 4 हो जाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास एक हम बात कर लेते हैं CH3COOH प्लस NH4OH। ये दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की अभिक्रिया है। तो क्या बन गया हमारे पास? CH3COONH4 प्लस H2O। ये हमारे पास एसिटिक अम्ल है, ये क्या है हमारे पास? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बन जाएगा? अमोनियम एसीटेट। ये क्या है? अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट। और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? एसिटिक अम्ल। और जल को तो जानते हो आप। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है ना, ये क्या होती हैं? उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिनमें क्या है? अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या करते हैं? एक दूसरे के गुणों को समाप्त कर देते हैं और संगत लवण और क्या बना लेते हैं? जल का निर्माण करते हैं। और लास्ट जो रिएक्शन है हमारे पास, वो रिएक्शन है हमारे पास ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, और इनको बोलता है एंडोथर्मिक। इनको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। तो वे रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी में बता रहा हूं मैं आपको, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान ऊष्मा का निष्कासन होता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान ऊष्मा का क्या होता है? निष्कासन। ऊष्मा निष्कासित, और यहाँ पर ऊष्मा का उपयोग। वह रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पर ऊष्मा का क्या होता है? उपयोग होता है, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का उपयोग होता है, यूटिलाइजेशन होता है, वो कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक अभिक्रिया और एक्सोथर्मिक अभिक्रिया दोनों अपोजिट होती हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ आपको मैं। हमने 2 अभिक्रिया पढ़ी थी। एक तो संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया पढ़ी थी ना हमने, और एक पढ़ी थी हमने वियोजन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया होती है ना, वो संयोजन अभिक्रिया, जितनी भी संयोजन अभिक्रिया है वो जनरली क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्मा कैसे होती है? क्षेपी। एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया।
उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या है हमारे पास, एक्सोथर्मिक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान भी ऊष्मा का निष्कासन होता है जब हम सारा अभिक्रिया करते हैं। और एंडोथर्मिक के अंदर बात करें हमारे एंडोथर्मिक के अंदर, तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया जो होती है ना, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया है, मतलब जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, तो टूटने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की। वो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा है, या हीट के रूप में है, या फिर विद्युत के रूप में है, या फिर हम कह सकते हैं सनलाइट के रूप में है। प्रकाशिक अपघटन पढ़ा था हमने, वैद्युत अपघटन पढ़ा था और तापीय अपघटन पढ़ा था। तो वहाँ पर क्या है, ऊष्मा काम आ रही है। तो ये जो अभिक्रिया है जिनके दौरान ऊष्मा काम आती है, यूज होती है, अवशोषण होता है ऊष्मा का, तो वो कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जिन अभिक्रियाओं के दौरान क्या होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है, वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब हम जैविक महत्व से एक अभिक्रिया बता रहे हैं, दो अभिक्रिया है, एक तो श्वसन की अभिक्रिया है और एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। ये ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी और क्षेपी में किस प्रकार के, तो श्वसन जो है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कैसे है श्वसन अभिक्रिया, क्योंकि श्वसन के दौरान क्या होता है, कार्बनिक खाद्य पदार्थों का, पचित कार्बनिक खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण से ऊष्मा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, तो ये तो क्या होगी। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या है, कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है, यानी कि प्रकाश काम आता है, प्रकाश की उपस्थिति में तो होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ऊष्मा शोषी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया है, कौन सी है, ऊष्मा शोषी। जबकि श्वसन अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, दूसरा पार्ट है उत्प्रेरक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, ठीक है, और जुड़े रहिए। ओके, बाय।